प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये कर्क लग्न की कुंडली है, जहाँ लग्न में ही राहु बैठे हैं 29 अंश के, और लग्न का मान 12 अंश का युवावस्था का बना है। पुष्य नक्षत्र का लग्न बनेगा और राहु देव 29 अंश के बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र में। चतुर्थ स्थान में शुक्र, बुध और सूर्य बैठे हैं। ये बात बड़े ही आवश्यक हो जाएगा जानना कि इन तीनों ग्रहों का एक साथ तुला राशि में चतुर्थ स्थान में बैठना जातक के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्वग्रही मंगल रुचक योग बना रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं 5 अंश के, जबकि चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र में बैठे हैं 6 अंश 41 कला के साथ। शनिदेव मकर राशि में नीच के गुरु का नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, जबकि वहीं पे सप्तम भाव में केतु जातक के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, ये भी जानने वाली बात होगी। लग्न कुंडली के चतुर्थ स्थान के स्वामी नमांश कुंडली के लग्नेश होते हैं और जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह शनि बलवान होकर के बैठा है। साथ ही साथ शनि और गुरु का संबंध यहाँ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ भी शनि और गुरु का संबंध काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, जबकि एकादशवें भाव में मंगल देव यहाँ वृश्चिक राशि में और यहाँ सिंह राशि में बैठे हैं। शुक्र और बुध जैसे दो शुभग्रह एक साथ जन्म कुंडली के अष्टमेश और लग्नेश होकर के शुक्र तीसरे भाव में और भाग्य भाव के साथ साथ 12वें भाव के योग कारक ग्रह होकर के बुध भी तीसरे भाव में। ये बड़ा निर्णायक होगा और इस ग्रह को समझना बड़ा आवश्यक होगा। दशमांसा चक्र में इस लग्न कुंडली के लग्नेश यहाँ के भी लग्नेश हो जाते हैं। केंद्र बिल्कुल खाली है। ये बड़ा निर्णायक, बहुत ही अजीब सा परिणाम मिलेगा जातक को, ये बताऊंगा मैं कार्यक्रम में। उसके बाद ये जानेंगे कि गुरु और राहु का जन्म कुंडली के छठे स्थान में बैठने का फल नमांस चक्र में क्या होगा। फिर जानेंगे कि दशमांसा चक्र में जो अष्टम भाव में चंद्रमा कुंभ राशि का निर्माण कर रहे हैं, उसका असर जातक के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है और क्या असर डाल रहा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अगर आप इतने सारे फल कथन और कुंडली विश्लेषण को समझ जाते हैं तो आपको ये बात बड़ी सरलता से जानने में आ जाएगी कि जातक की कुंडली में बैठे ग्रह कैसे उसको प्रभावित करते हैं। इससे पहले कि आपको मैं कुंडली की यात्रा कराऊं, सबसे पहले बात करेंगे जातक के जन्म कुंडली के पंचांग पे, और उसमें सबसे पहले बात होगी माह। तो जातक का जन्म होता है कार्तिक माह में। जो लोग जन्मे होते हैं कार्तिक माह में, उनके निर्णय प्रायः कभी कभी गड़बड़ी देने वाले होते हैं। मतलब उनको कई बार बहुत ज़्यादा किसी दूसरे पे विश्वास करके वो काम किया जाता है या कर लिया जाता है, जिसके लिए बाद में उन्हें पश्चाताप भी करना पड़ता है। बहुत सावधानी से अगर आगे बढ़ेंगे तो दक्षिणायन में जातक का जन्म होता है। दक्षिणायन में जितने लोग जन्मे होते हैं उनकी कुंडली में सूर्य का बल थोड़ा कमज़ोर होता है। सूर्य कुछ और नहीं, लक्ष्मी के कारक हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उत्तरायण में जितने ग्रह होते हैं, दक्षिणायन में जितने लोग होते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य का बल कमज़ोर हो जाता है। पर सामान्यतया उत्तरायण में भी बलवान होते हैं, दक्षिणायन में कम बलवान होते हैं। दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं, जैसे शनि, जैसे मंगल, जैसे राहु, जैसे केतु, ये सारे ग्रह बलवान हो जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी कटुतापूर्ण व्यवहार, बैंक, नौकरी, सरकारी सेवाएं, सरकारी एजेंसियां, इस तरीके के लोगों से उसको या वो संस्थाएं जो हैं वो जातक के जीवन को विपरीत स्थिति से परेशान और प्रभावित करती हैं। जातक का जन्म होता है शनिवार को। इस कुंडली के लिए शनिदेव मारकेश होते हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। मारक डबल मारक हो जाएंगे क्योंकि सप्तम भाव में बैठ गए हैं, राहु केतु के संपर्क में हैं और किसी भी शुभ ग्रह का उनके ऊपर असर नहीं है। गुरु बैठे भी हैं तो इस कुंडली के लिए रोगेश होकर के बैठे हैं, जो व्यक्ति को कई बार हड्डियों का रोग और कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, कफ जनित बीमारियां देते हैं। हालांकि वो बहुत सामान्य बात होगी, पर यहाँ पे गुरु और शनि और केतु का एक साथ सप्तम भाव में बैठना, जहाँ पे शनिदेव मारक हो जाएंगे। वार का अधिपति इस कुंडली का मारकेश है। इसका अर्थ होगा कि शनिदेव इस कुंडली में अगर अपनी राशि में यहाँ नहीं बैठे होते तो और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती बात, लेकिन अष्टम भाव में बैठे होते तो ज़्यादा परेशान करते। यहाँ कम से कम स्वग्रही होकर के बैठे हैं तो बलवान होकर बैठे। ये अध्ययन बड़ा आवश्यक होगा कि यहाँ पे तीनों ग्रह बैठे हैं तो उसका क्या प्रतिफल होगा, वो कुंडली के अध्ययन में मैं बताऊंगा। पर फिलहाल बात करते हैं इतना।
शनिवार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। शुक्ल पक्ष में जन्मे लोग बड़े मृदुभाषी, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करने वाले, इमोशनल और सत्य बोलने वाले होते हैं। अपनी मुस्कान से किसी का भी मन मोहित कर लेने वाले, बड़े ही सुंदर और मतलब अच्छे खासे कदकाठी के होते हैं। और उनकी विलक्षणता कि वो किसी भी विषम परिस्थिति को अपने साहस और बल के आधार पर जीत जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो कभी भी थकते और हार नहीं मानने वाले होते हैं। मूल नक्षत्र यह इस कुंडली की परेशानी का प्रधान कारण होगा। मूल नक्षत्र वस्तुतः अब ध्यान से देखें तो ये केतु का नक्षत्र है और धनु राशि बनी है। तो धनु राशि यानी कि गुरु की राशि बन गई और केतु का नक्षत्र बन गया। तो गुरु की राशि और केतु के नक्षत्र के कारण जातक जो होगा वो कई बार धर्मांध या दाक्यानुस विचारों वाला, या कई बार अपने पूर्वजों से या अपने जो बाद की संतति है, जैसे अपने बेटों से, अपने जो उसकी संततियां होती हैं, उससे उसका विरोध होता रहता है। तो यहाँ आपको विरोध आपके पिता माता से भी अब हो सकता है कि पिता माता से विरोध ना हो, क्योंकि व्यक्ति संस्कारी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जन्म कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली बनी है और मंगल स्वग्रही गुरु की दृष्टि लग्न पे जा रही है। सूर्य और बुध शुक्र जन्म कुंडली में कोई कमजोर वैसे तो हैं, पर सामान्यतया केंद्र में बहुत सारे ग्रहों का बैठना जातक को कम से कम सौभाग्यशाली और दार्शनिक चिंतन का तो बना ही देता है। तो यहाँ पे क्या बात हो गई कि एक तरफ आपको उनका आशीर्वाद या उनके सपोर्ट से थोड़ा कम आगे बढ़ने को अवसर मिलता है, लेकिन यहाँ पे मूल नक्षत्र धनु राशि यानी कि गुरु और केतु के प्रभाव में होने के कारण उसकी संततियाँ कई बार उसके विरोध में जाती हुई देखी जाती हैं, या कई बार इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका सहयोग विस्तृत रूप से नहीं मिलता है। तो जो संततियों का सहयोग नहीं मिलता है उसका प्रधान कारण धनु राशि और मूल नक्षत्र के चंद्रमा का हो गया। उसके बाद बात करते हैं मूल नक्षत्र। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अगर बन पड़े तो भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ साथ शिव जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए और आपा मार्ग की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। पलास के वृक्ष के नीचे बैठ करके या पलास के पत्ते पे बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो प्रत्येक गुरुवार को अगर गाय को हरा चारा वगैरह खिलाया जाए तो उससे गुरु का बल या इस नक्षत्र का दोष समाप्त होता है। घी दान करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने ब्राह्मणों का आशीर्वाद उसे प्राप्त करना चाहिए। और इतना ही नहीं, मूल संज्ञक ये जो नक्षत्र हैं इसमें अब पता नहीं, पर जो भी है अवस्था तो बहुत ऊंची है, लेकिन पता नहीं इस नक्षत्र की शांति कराई गई थी कि नहीं। जिस जगह से ये आते हैं बनारस से, वाराणसी में अगर कोई जातक मूल नक्षत्र में जन्मा हो और उसकी नक्षत्र मूल शांति न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। इस वजह से मैं ये जानते और ना जानते हुए भी पूरे विश्वास से ये बात कह सकता हूँ कि मूल शांति अवश्य हुई होगी, क्योंकि वो विद्वानों की नगरी है और वहाँ पे कोई आपको ऐसे मूल नक्षत्र की शांति कराने का कोई ये ना कहे कि नहीं कराना है, ऐसा संभव ही नहीं है। इस वजह से जातक के माता पिता ने मूल शांति तो अवश्य कराई होगी। पर इसमें ना आपको आरंभ में हर एक कृत्य को करने से पहले आपका कोई भी काम आरंभ में थोड़ा रुकता है, पर अगर सरवाइव कर गए तो विजेता अवश्य बनेंगे और आपके शत्रु निश्चित रूप से पराजित होंगे, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। मूल नक्षत्र सुकर्मा योग, ये बहुत अद्भुत योग बनेगा। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति कई बार चीज़ों को और गंभीरता से समझने में भूल कर देता है। राक्षस गण के कारण व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा जब अपने आप को परेशान प्राप्त करता है या महसूस करता है तो वो उस गलती को भी स्वीकार कर लेता है जो वो नहीं करता है। इसके साथ साथ इस मनुष्य वर्ण और राक्षस गण के कारण ये जो स्थिति होगी, यहाँ जातक के जीवन में कई बार एग्रेशन देगी, चिंताएं देंगी और मति बुद्धि को भ्रमित करने का काम कर देती हैं। राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों के बनने पे व्यक्ति कई बार बहुत जल्दी ही उग्र व्यवहार करने वाला हो जाता है। ऐसी अवस्था में आपको अपने आप को बिल्कुल ही दत्तचित्त होकर के शांत रहने की आवश्यकता है। और ये कुंडली क्यों परेशान हो रही है, मैं इस पे आगे चर्चा करता हूँ। इस कुंडली में परेशानी क्या बनी, जरा ध्यान से देखें। तो पंचांग में जब हम इनका अध्ययन कर रहे हैं तो पंचांग में क्या बात बनती है, चंद्रमा। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं
और इस अवस्था में व्यक्ति को इमोशनल तो बना देते हैं, पर इस बीच में वो उन लोगों को छोड़ देता है जिस पे उसे विश्वास करना चाहिए, या कई बार वो ऐसे लोगों से मैत्री कर बैठता है जो उनके लिए नुकसान के प्रधान कारण बन जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों पे सिग्नेचर कर देता है जिसके लिए उसके बैंक वाले या उसके कारोबार में जो सहयोगी लोग होते हैं वो वक्त पड़ने पे उसका साथ छोड़ देते हैं। मनुष्य क्षत्रिय वर्ण था, मनुष्य गण नहीं था, राक्षस गण था, क्षत्रिय वर्ण था। क्षत्रिय वर्ण के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट तो बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति समाज की सुरक्षा करना चाहता है और किसी भी अवस्था में अपने आप को ऋण में मरा हुआ नहीं देखना चाहता, या ऋण में मरते हुए नहीं अपने आप को देखना चाहता है, या वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसकी संपत्ति का कभी भी नुकसान हो, या उसका ध्यान भंग हो, उसका मान भंग हो और उसका प्रभाव या गर्व चूर्ण हो। ऐसा वो कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन कमजोरी कहाँ बन रही है? वार के अधिपति इस कुंडली के मार्गेश होते हैं, ये पहली कमजोरी। दूसरा, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में धन, मन, बुद्धि, चित्त, व्यवस्था और सुख एक जैसा नहीं बनने देते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति के जीवन में मन, बुद्धि, चित्त व्यग्रता में समाहित रहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, इन सभी चीज़ों का प्रभाव बढ़ता और घटता रहता है। व्यक्ति का मन एक जैसा नहीं रहता, खास करके जब जब वो कृष्ण पक्ष के अमावस्या के करीब जाता है तब तब उसका मन रोगी या रुग्णता को प्राप्त करता है। मन वैसे भी रोगी है, मन वैसे भी रोगी है। गुरु से 12 में बैठे हैं और दरअसल उनके ठीक पीछे मंगल बैठ गए, उनके ठीक आगे शनि बैठ गए, और जब ध्यान से देखेंगे तो पाप ग्रह का प्रभाव है। वैसे चंद्रमा पापकर्त्री में नहीं है, क्योंकि पापकर्त्री के लिए शनि को वक्री होना पड़ता, जबकि शनि वक्री है नहीं, और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का व्यय बहुत संतुलित है, पर गुरु से 12वें भाव में चंद्रमा के कारण व्यक्ति ने गलत निर्णय लिए हैं और उसके ऊपर किसी षड्यंत्र का शिकार उसको बनाया गया है, और उसका ही प्रभाव उसको मानसिक रूप से तोड़ने का काम करता है। ऐसी अवस्था में कि अगर एक शब्द में इस बात को परिभाषित करूं तो धनु राशि के अधिपति नीच के हैं पर शनि के साथ बैठे हैं। विषम परिस्थितियां बनेंगी, शत्रुओं के कारण, सरकारी संस्थाओं के कारण, वकीलों के कारण, लोगों के कारण विषम परिस्थितियां बनेंगी, पर व्यक्ति के जीवन में न्याय जरूर होगा, क्योंकि गुरु लग्न को देख रहे हैं और जन्म कुंडली में जो शनि हैं वो भी लग्न को देख रहे हैं। ये संघर्ष एक तरफ देते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को विलंब देते हैं, पर अंतिम तक आपको आपका सुख भी आवश्यक रूप से मिल जाता है। किसी बड़ी संस्थान से आपको सपोर्ट मिलने का या उसके पास जाकर के पैरवी करने की स्थिति भी बनती है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ तक रोक करके मैं आपको इनकी कुंडली में एक एक ग्रहों पे आपका ध्यान लेके आऊँगा कि किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठ करके कैसा परिणाम कर रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जातक की जन्म कुंडली के एक एक ग्रहों के प्रभावों को समझते हैं। सबसे पहले बात होगी चंद्रमा मूल नक्षत्र में बैठे हैं 6 अंश के। इस वजह से जातक के जीवन को परेशानियों से डुबाते हैं आरंभ में, और मूल नक्षत्र का ये जो होगा ये 6 अंश के बैठे हैं, तीसरा चरण होगा वृश्चिक, धनु, मकर, तो ये तीसरा चरण होगा। इस आधार पर कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानी होती है, लेकिन एक अद्भुत बात यह है कि शून्य से शिखर तक के जाने का जो समय होता है वो जातक ने देखा है, और जितनी भी परेशानियां आई हैं उसमें 2 पक्षों का एक साथ दिखना बन रहा है। जन्म कुंडली में चंद्रमा धनु राशि के, जिसके अधिपति राशि के नीच के हैं, और ऊपर से धन भाव के स्वामी भी नीच के हैं। सूर्य, बुध और शुक्र का चतुर्थ स्थान में एक साथ बैठना, मैं चंद्रमा पे ही बात कर रहा हूँ, नक्षत्र पे। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति केतु जन्म कुंडली में 7वें भाव में बैठे हैं, और दरअसल उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। 7वें भाव में होने के कारण कई बार वो व्यापार को मारने की कोशिश करते हैं, या कई बार व्यक्ति के जीवन में जब कभी भी राहु, शनि, मंगल, केतु आदि दशाएं एक्टिव होती हैं तो व्यक्ति के जीवन को तार या परेशान करने के लिए काफ़ी होती हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य 25 अंश 45 कला विशाखा नक्षत्र में बैठे होने के कारण व्यक्ति को कई बार आत्मविश्वास की कमजोरी, जल्दी घबराहट में रहने वाला या बेचैन मन का बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति को निद्रा
और मानसिक शांति को व्ययित होते या व्यय में जाते हुए देखा जाता है। वही नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, एक एक लाइन की। उसके बाद मंगलदेव अनुराधा नक्षत्र में 5 अंश 6 कला, वहाँ अगर शनि स्वग्रही नहीं होते या जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए होते तो ये नुकसान हो जाता। इसका अर्थ है कि मंगलदेव अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं और शनिदेव स्वग्रही हैं, पर फिर भी कर्क लग्न की कुंडली के लिए दशम और पंचम भाव के स्वामी होकर के जातक के अंदर साहस, वक्त पड़ने पे मजबूत निर्णय लेने वाला, लेकिन शनि राहु केतु और मंगल की दशा में व्यक्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने वाला। इसके साथ साथ कई बार वो एनर्जी मैच नहीं करती है अपने सगे संबंधियों से, इष्ट मित्रों से, संतान दंपति से, पति पत्नी में वो एनर्जी मैच नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वक्त पड़ने पे उसके कोई भी जन उसके काम नहीं आते और उसको स्वतः अपने ही पैरों पर सदैव खड़ा होना पड़ता है। भले बैसाखी मिल जाएगी पर लोग आपको नहीं मिलेंगे। बुधदेव जन्म कुंडली में 7 अंश 35 कला स्वाति नक्षत्र के बैठे हैं। इस आधार पर व्यक्ति के कैलकुलेशन की कैपेसिटी अच्छी है, भविष्य को देखने और समझने की शक्ति अच्छी है। इतना ही नहीं, यहाँ जो बुध शुक्र और सूर्य एक साथ बैठ गए हैं, इस कारण से व्यक्ति का घर कई बार बड़ा ही कमज़ोर या टूटता और बिखरता हुआ सा बुध की दशा में मालूम पड़ता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बुध यहाँ 12वें भाव के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। ये तो गनीमत है कि कम से कम वो शुक्र वहाँ साथ बैठे हैं। अगर बुध वहाँ अकेले बैठ जाते तो सामान्यतः कुछ अच्छे परिणाम भी मिल जाते और कुछ बुरे परिणाम भी मिल जाते, पर सामान्यतः यहाँ पे मैं कुछ अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र वहीं साथ में बैठे हैं और उस भाव के ठीक आगे गुरु बैठे हैं। उस भाव पे शनि की उच्च दृष्टि और मित्रता की दृष्टि प्राप्त हो रही है। इस वजह से व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जितने भी सफलता के अध्याय जोड़े हैं, जितने भी प्रोग्रेस दिखाए हैं, वो उस बुध और उस शनि के और शुक्र के कारण दिखाए हैं। अगर ऐसा नहीं होता कि शनि की दृष्टि वहाँ नहीं पड़ती और शुक्र वहाँ नहीं बैठे होते तो जितने भी जातक ने जीवन में उन्नति के प्रभाव देखे हैं या क्षेत्र देखे हैं, वो सब भी बड़ा ही कमज़ोर हो जाता। फिर ये बुध कमज़ोर कैसे हो रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर बुध अपने नक्षत्र पे दे रहे हैं। स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं और ज़रा ध्यान से देखिए तो राहु और केंद्र में राहु और केतु के एक्सेस में आ रहे हैं। कोई भी ग्रह जब राहु और केतु के एक्सेस में आ जाता है तो अपने शुभ परिणामों की कमजोरी भी करने लगता है। इस आधार पर बुध, सूर्य और शुक्र ये तीनों ही ग्रह एक तरीके से एक्सिस में बैठे हैं राहु और केतु से। इस वजह से इस कुंडली का धन, इस कुंडली का लाभ और इस कुंडली का व्यय और ऋण परेशान कर रहा है और जातक के जीवन के मानसिक शांति को भंग करने का प्रधान कारण बन रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ आपको कई बार अपनी मातृभूमि से दूर रहने पर विवश होना पड़ता है और इतना ही नहीं, अपनी मातृभूमि के त्यागने का दंश भी जातक को झेलना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इससे और भी ज़्यादा चीज़ ये बढ़ जाती है कि वो वापस लौटने की लाख कोशिश कर ले पर फिर भी वो लौट नहीं पाता या कई बार उसे वहीं पे रह जाना पड़ता है। तमाम प्रकार के विषम परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद जातक चाह करके भी अपने मातृभूमि या अपने जन्म स्थान पे नहीं आ पाता है और इसका कारण है क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठ करके कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव को नल एंड वॉइड या नलीफाई कर रहे हैं। ये बुध की बात थी। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 7 अंश 41 कला पे बैठे हैं, जिस आधार पर मैं इतनी बात कह सकता हूं कि अगर शनिदेव वहां बैठे हैं तो गुरु को प्रभावित कर रहे हैं और एक तरीके से उन्होंने गुरु को थोड़ी बहुत सुरक्षा भी दी है। प्रभावित कैसे? क्योंकि सिद्धांतकार लिखते हैं कि शनि और गुरु जब कभी भी एक साथ बैठ जाते हैं तो शनि का बल बढ़ जाता है और जब भी कोई ग्रह गुरु के साथ बैठता है तो उसके शुभ प्रभावों की कमजोरी और अपने अशुभ प्रभावों की वृद्धि कर देता है। इसके साथ साथ और भी एक बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत जो मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बता रहा हूं, देवगुरु बृहस्पति के साथ जब भी कोई ग्रह बैठ जाए तो देवगुरु बृहस्पति उस कुंडली के उस ग्रह के कारक क्षेत्रों का प्रभाव नष्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल नया और अभूतपूर्व सिद्धांत है। यहाँ शनिदेव स्थिरता के, न्याय के, कर्तव्य के और कई बार वो व्यक्ति के अनुशासन के सूचक हैं या कारक हैं। गुरु के साथ बैठने के कारण इन सभी चीज़ों में जातक के जीवन में कमजोरी देखने को मिल जाएगी। जहाँ व्यक्ति चाह करके भी अपने कर्तव्यों का पालन कई बार नहीं कर पाएगा, चाह करके भी अपने जीवन में वो अनुशासन और वो धर्म का पालन जो होता है
वो नहीं कर पाएगा। तो दोनों ही प्रकार का परिणाम यहाँ पे शनि और गुरु करते देखे जा रहे हैं। मैंने क्या बात कही? सार्वभौमिक सिद्धांत कि शनि के साथ गुरु बैठेंगे तो शनि का बल बढ़ेगा। अगर कोई ग्रह जहां नीच का हुआ है उसके साथ उसका ग्रह वहीं उच्च स्थिति का या अपनी राशि का बैठा है तो उसका नीच भंग होगा। लेकिन परेशानी क्या है कि यहाँ राहु और केतु का असर भी है। तो एक तरीके से गुरु ने अपना बल इकट्ठा किया, वापस शनि के प्रभाव में आकर के अपना बल कमज़ोर किया और राहु केतु के दबाव में आकर के अपना बल फिर से नीचे ले गए। इस वजह से ग्रह को आगे बढ़ने का और जातक के जीवन को शुभ कर्म या शुभ फल देने का एकमात्र मौका जो था बचा हुआ कि नीच भंग राजयोग बना, वो भी सामान्यतः कमज़ोर हो गया। कुंडली समझने की ही चीज़ होती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ज्योतिष जो है वो आपको ऊपर ऊपर से चिकनी चिकनी बात बता दे, आप प्रसन्न हो गए। पर वस्तुतः ज्योतिष ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी वास्तविकता से आपका परिचय करा दे और आपको कभी भी आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर न करे। हाँ, उसे वो गंभीरता से उसकी कुंडली और चिट्ठी पत्री की तरह समझा दे कि देखो ये लिखा हुआ है। मतलब गुरु का बल यहाँ कमज़ोर हो रहा है। बल के आधार पर अगर और भी इसमें भी बात कर देते हैं तो देवगुरु बृहस्पति लग्न में बलवान होते हैं, सबसे ज़्यादा कारक या दिशा का बल उन्हें मिलता है और यहाँ पे आकर के वो कमज़ोर हो जाते हैं। ये भी बात है। चर प्रकृति की कुंडलियां केंद्र में बनी है, राशियां चर प्रकृति की बनी है। ऐसी अवस्था में एकादशवां भाव बाधक भाव होता है। तो एकादशवें भाव में जो कोई ग्रह नहीं बैठा है, इस वजह से ये इस कुंडली के लिए एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठ जाता तो वो अपनी दशा काल में जातक के लाभ को मिनिमाइज या कमज़ोर कर देता। पर बहुत अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा नहीं है। पर सामान्यतया एकादशवें भाव के कारक गुरु होते हैं, वो नीच के हैं और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं नीच के होकर के, जिनका नीच भंग सामान्यतया एक ऐसा ग्रह कर रहा है जो इस कुंडली का प्रधान मारक ग्रह होता है। अगर वहीं शनि यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठ जाते तो और भी ज़्यादा आनंद वाली बात हो जाती। हालांकि मैं वहाँ पे जो बात देख रहा हूँ, वहाँ पे शनि 1 अंश के बैठे हैं और गुरु 7 अंश के बैठे हैं, तो डिग्री में काफ़ी निकट हैं ये दोनों। और दोनों ही ग्रह स्वच्छंद हैं, कोई भी ग्रह वक्री या अस्त नहीं है। इस अवस्था के कारण भी कम से कम जातक के जीवन में दर्शन, न्याय, अपनी अच्छाई बनी रहेगी। पर जिस अच्छाई के साथ वो समाज के सामने प्रस्तुत हो रहा है, वो अच्छाई उसे समाज से नहीं मिलेगी। लोग उसके साथ षड्यंत्र करते रहेंगे, भले वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना बना रहे। ये गुरु की बात थी। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र हैं 7 अंश 16 कला स्वाति नक्षत्र। यहाँ जातक के जीवन में जिम्मेदारियां बनी रहती हैं, व्यय बना रहता है, ऋण कई बार व्यक्ति को अंतिम तक चुकाना और देना पड़ता है। कई बार यहाँ पे व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे बची हुई जो संपत्ति है वो भी अब नष्ट हो जाएगी, पर ऐसा होगा नहीं। उसके बाद बात करते हैं शनि। शनिदेव जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे, जिस स्थिति में बैठे उसके आधार पर अगर सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि नहीं जाती तो जातक ने जितनी संपत्ति अर्जित की है वो भी नहीं होता। हालांकि सूर्य देव चतुर्थ स्थान में तुला राशि के शास्त्रकार तो यहाँ तक तो प्रामाणिक आचार्य ने लिखा कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में नीच के सूर्य भी बड़े अच्छे परिणाम करते हैं। चतुर्थ स्थान में नीच के शुक्र भी अच्छे परिणाम करते हैं और नीच के सूर्य भी अच्छे परिणाम करते हैं। यहाँ व्यक्ति का मन कम से कम किसी भी विषम परिस्थिति को समझने के लायक तो रहता है और रणनीति फिर भी वो बनाने पे कोई कसर छोड़ता नहीं है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति के अंदर जो शिथिलता है, जो स्थिरता है, जो मेंटालिटी उसकी प्रौढ़ता वाली बन रही है, वो इसी सूर्य के कारण बन रही है। अगर वो नहीं होते चतुर्थ स्थान में तो सामान्यतः थोड़ी कमजोर हो जाती और व्यक्ति का इरिटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता। शुक्र के बाद अगर शनि की बात करते हैं तो शनि के बारे में मैंने बात कही, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। कई बार ये व्यक्ति के जीवन में थोड़ा आलस्य या वैचारिक मतभेद या बहुत जल्दी घबरा जाना, बहुत जल्दी निगेटिव सारी बातें सोच लेना और चाह करके भी अपने घर में वो सुखद माहौल तैयार न करना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार पुत्र पुत्रियाँ कर्तव्य अकर्तव्य का बोध व्यक्ति के पास होने के बावजूद भी वो उनसे विस्तृत लाभ नहीं उठा पाता है। राहु और केतु की अगर बात करते हैं तो राहु आश्लेषा नक्षत्र में 29 अंश के, इस कारण से इस कुंडली के सबसे जो खराब ग्रह के रूप में अगर कोई ग्रह कहीं अंश के आधार पर बैठा है तो वो राहु ही बैठे हैं। जहां व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे चीज़ उसके जीवन में घटित हुए हैं, अगर वो अपने जर्नी को अगर लिखना शुरू कर दे तो शायद पेज कम पड़ जाए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जन्म कुंडली के राहु आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति के दिमाग को बहुत जगहों पे ले जाकर के डेविएट करते हैं और बहुत सारे जीवन में घटनाक्रम को जोड़ने का, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने का काम कर जाते हैं। अब आइए एक एक ग्रहों को विभिन्न वर्ग चार्ट में समझेंगे।
अब यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं दशमांसा चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ, जहाँ केंद्र बिल्कुल ही खाली है। ये ठीक नहीं होता है। किसी भी चक्र के केंद्र का खाली होना उसके संघर्षों को दर्शाता है, और वो ये भी बता रहा है कि इस कुंडली के लिए जो लग्न के अधिपति हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं। ये ठीक नहीं है। यहाँ पे गुरु राहु के साथ बैठे हैं। यहाँ पे जन्म कुंडली में धन भाव के स्वामी नीच के हैं। इनका असर अच्छा भी है, पर हैं तो वस्तुतः नीच के। तो जन्म कुंडली में सूर्य नीच के हो गए और गुरु नीच के हो गए। मंगल जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं, पर इन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ऊपर से राहु का प्रभाव आ रहा है। कर्क लग्न की कुंडली के लिए जो चीज़ें मिली हैं वो मंगल के कारण मिल रही हैं। यहाँ पे मंगल देव जो हैं वो जन्म कुंडली में सिंह राशि में बैठे हैं। व्यक्ति के पास काम हमेशा ही रहेगा, पर जरा ध्यान से देखें तो धन भाव के स्वामी 12वें, धन भाव के स्वामी नीच के, धन भाव के स्वामी सिंह राशि में बैठे हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ अच्छी स्थिति जरूर दिखाई दे रही है, मतलब नवमांश चक्र में स्थिति ठीक है, लेकिन दशमांशा चक्र में केंद्र का खाली होना ये कई तरीके से जातक के जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता को कमज़ोर भी करता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में मंगल जो द्वितीय भाव में बैठे हैं उनके ठीक आगे शनि और राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पे। तो जन्म कुंडली के दशम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव, दशमेश के ऊपर राहु का प्रभाव और धन भाव के ऊपर भी राहु केतु का प्रभाव जातक के जीवन को धन और संघर्षों को, धन से संबंधित समस्या और संघर्षों को बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, सूर्य की दशा में भी कई बार जातक के जीवन में आर्थिक नुकसान या आर्थिक चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। दशमांशा चक्र के योग कारक ग्रह मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं, पर उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए थी, लेकिन चंद्रमा लग्नेश होकर के अष्टम भाव में गए हैं। यहाँ ये इसको किसी भी स्थिति में बहुत ही कमज़ोर माना गया है और ये बहुत ही अच्छा नहीं होता है। खास करके जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो जातक को और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये परेशानी 2023 के अक्टूबर से लेकर के 2025 के अप्रैल तक है, क्योंकि राहु में चंद्रमा चले हैं और ये चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं। राहु करियर और धन और साथ ही साथ धन भाव के अधिपति सब पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। इस कुंडली को बचाने का एकमात्र कारण बच रहा है और वो है अच्छी दशा का इंतजार, जो 2026 के 5वें महीने से आएगा। किसी भी तरीके से आपको ये पूरा वर्ष काटना ही होगा। अब जरा इस कुंडली में ग्रहों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य बैठे हैं तुला राशि में, नवांश कुंडली में वृष राशि में, और दशमांशा चक्र में वो ग्रह मिथुन राशि में जा रहा है धन भाव का स्वामी होकर के। इस आधार पर जिस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जातक को कम संघर्ष करना चाहिए था, वो संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। सूर्य इस कुंडली में जातक के जीवन में ऋण में ले जाने वाले ग्रह के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, और जातक के बचे बचाए धन को नुकसान में ले जाने वाले ग्रह के रूप में भी परिभाषित कर रहे हैं। उनके ऊपर शनि की दृष्टि, कई बार सरकारी संपत्ति या सरकारी एजेंसियों से जातक को नुकसान उठाना पड़ता है, या कई बार उनके षड्यंत्र का शिकार भी होते हुए देखा जाता है। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं, जबकि नवांश चक्र में वो जातक को कम से कम व्यापारिक सोच का और साहसी, और छठे भाव के चंद्रमा भाव बल के आधार पर, नक्षत्र बल के आधार पर, राशि बल नवांश चक्र में जिस स्थिति में बैठे हैं उसका अधिपति नवांश चक्र में बुध उन्हें देख रहा है। इस अवस्था के आधार पर जातक कभी भी हार मानने वाला तो कम से कम नहीं है। उसके बाद अगर चंद्रमा की दशा में बात करते हैं तो भयंकर मानसिक कष्ट दशमांशा चक्र में भी दिखाई दे रहा है, जहां व्यक्ति ने आर्थिक रूप से बड़ी अपने आप को पसोपेश में महसूस किया है। उसके बाद अगर मंगल की बात करते हैं तो मंगल वृश्चिक राशि में बैठे हैं, अनुराधा नक्षत्र में, नवांश चक्र में वो सिंह राशि में जा रहे हैं। इस आधार पर उस मंगल को जितना 100% परिणाम देना चाहिए था उतना वो ना दे करके थोड़े से कमज़ोर दिए। हालांकि फिर भी उन्होंने अपनी वास्तविकता से जातक को परिचय तो जरूर ही करा दिया है। मतलब मंगल की दशा जातक के जीवन के लिए नुकसानदायक नहीं है, और हर जगह उस दशा काल ने या मंगल की दशा ने जातक के जीवन के करियर को और सामाजिक छवि को मजबूत बनाने की भूमिका ही निभाई है।
बुधदेव तुला राशि में बैठे, नवांश कुंडली में वो धनु राशि में, जबकि दशमांशा चक्र में भी वो धनु राशि में ही बैठ रहे हैं। बुध की दशा में जातक का व्यय बढ़ेगा, क्योंकि व्ययेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो मानसिक व्यय बढ़ा है। हालांकि फिर भी बुध की दशा काल में जातक अपने पराक्रम के बल पे, अपने बुद्धि लब्धि क्षमता के बल पे, अपने तार्किकता और प्रेजेंट ऑफ माइंड के बल पे जातक ने अपनी समस्या को मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश की है और उसमें वो लगभग सफल हुआ है। पर फिर भी सूर्य, बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव में बैठने के कारण जातक के जीवन में एक अलग तरीके से मानसिक अशांति का दौर भी चला है। ये दोनों तरीके का न्यूट्रल होकर के कई बार ये जातक को बुध प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ पे उनका संघर्ष धन आने का नहीं है, धन के व्यय के अधिकता का संघर्ष बुध की दशा में जातक को देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति, मकर राशि में नीच के, नवांश कुंडली में वो अपने नवांश में जा रहे हैं और दशमांशा चक्र में वो मित्र के नवांश में जा रहे हैं, मित्र से दृष्ट भी हो रहे हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत संघर्ष गुरु को तो जरूर ही मिलेगा, क्योंकि नवांश के बाद दशमांशा चक्र में शनि और मंगल का प्रभाव दिख रहा है। उसके बाद ये नवम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जहाँ वो कई बार व्यक्ति के भाग्य के अवरोध को दर्शाते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूर्वजों का आशीर्वाद या भाग्य का लाभ है, थोड़ा बहुत जिससे मिल रहा है, जिसके कारण व्यक्ति की जो माहौल है, जो सामरिक माहौल है, वो कम से कम उसके पक्ष का बन रहा है। लेकिन फिर भी जातक के साथ षड्यंत्र उसके ही लोग, उसके अपने ही लोग कई बार करते हुए नजर आते हैं, या कई बार उसके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, दाम्पत्य, पति पत्नी, संतान आदि, या कई बार जिन पे वो विश्वास करता है, जिनको वो जीतने के लिए पैसे देता है, वही उनके साथ विश्वासघात कर देते हैं, और ये गुरु के कारण होता है। बात करेंगे शुक्रदेव की, तो शुक्र स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में, जबकि नवांश चक्र में वो धनु राशि में मूल नक्षत्र में बैठ रहे हैं, दशमांशा चक्र में भी वो धनु राशि में ही बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि वो जातक के जीवन को लाभ देने वाले बन रहे हैं, और जातक ने जितनी भी चीज़ें इकट्ठा की हैं वो शुक्र के कारण ही की हैं। बात करेंगे शनिदेव की, मकर राशि में बैठे हैं, दोनों ही राशियों में, यहाँ पे भी मकर, यहाँ भी मकर में, दशमांशा चक्र में भी वो ग्रह जो बैठा है वो अपने मित्र के नवांश में ही, दशमांशा में मित्र के ही राशि में बैठा है। इस वजह से शनिदेव इस कुंडली में योग कारक तो नहीं है, पर मारक हैं। मारक ग्रह वर्गोत्तम हुआ, बली हुआ, गुरु के प्रभाव को कमज़ोर किया, और उल्टे उसने सूर्य, बुध और शुक्र पे उनकी अपनी दृष्टि चली गई। इस कारण से कुंडली के भाग्य, लाभ, धन, दाम्पत्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी आदि अनुशासन पे कहीं ना कहीं एक मार पड़ती है। और जन्म कुंडली का मारक ग्रह अगर बलवान हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जातक के जीवन के परेशानियों को बढ़ाने वाला ही बन रहा है। इसीलिए कहा गया है कि शास्त्रकार आचार्य वराह मिहिर ने लिखा कि शनि जैसे ग्रह का बलवान होना जातक के जीवन के संघर्षों को बढ़ाने वाला होता है, जबकि इसके विपरीत जितने भी ग्रह हैं वो जितने ही बलवान होंगे वो जातक के लिए उतने ही लाभदायक और श्रेष्ठ फल देने वाले सिद्ध होते हैं। जबकि शनिदेव के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव को भगवान का दुख कहा गया है, और वो हमेशा ही जातक को एकदम नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। अगर वो बहुत मजबूत होकर के अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं, प्लेसमेंट उनकी अच्छी बन रही है, या अच्छे भाव के स्वामी बन रहे हैं, तो कई बार वो अच्छे बन जाएंगे। लेकिन यहाँ वो न तो दशमांशा चक्र के लिए बहुत अच्छे भाव के स्वामी बनते हैं, न तो लग्न चक्र के लिए अच्छे बनते हैं। नवांश चक्र के लिए अच्छे बने, इस वजह से व्यक्ति का दाम्पत्य सामान्यतः ठीक ठाक रहा, स्वग्रही बैठे थे। तो शनिदेव यहाँ जातक के जीवन में संघर्ष को रखने वाले या डालने वाले बन जाते हैं, और कई बार व्यक्ति की समस्या को लंबा खींच देते हैं, या कई बार व्यक्ति जिस विषम परिस्थिति से जूझता रहता है उसमें उसको कई बार निगेटिविटी ही नजर आती है, सकारात्मक परिणाम उससे दिखाई नहीं देता। इतनी सारी चीज़ें। अब मैं आपको इस कुंडली पे धन योग की चर्चा करता हूँ कि जन्म कुंडली में कितने सारे धन योग बने हैं और कितने सारे दरिद्र दोष बने हैं। आइए अब इस कुंडली के उपस्थित जितने भी धन योग हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लग्न के अधिपति का छठे भाव में जाना ऋण योग होता है, और ये जातक के जीवन को अवनति के मार्ग को भी दिखाने वाला होता है। धन भाव के अधिपति का नीच का होना, नीच भंग होना, मतलब धन आए पर विषम परिस्थितियों का निर्माण भी करे। और अंततोगत्वा चूंकि शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस वजह से मेंटेन करने की पूरी शक्ति और सामर्थ्य भी देते हैं। तृतीय भाव के अधिपति का चतुर्थ स्थान में बैठना ये धन योग होगा, और व्यक्ति अपने भुजाओं के बल पे धन इकट्ठा करता है। चतुर्थ स्थान में शुक्र का स्वग्रही होना, चंद्रमा का केंद्र में नहीं होना, और इनसे चौथे घर में गुरु का होना, उस पे शनि की उच्च दृष्टि का प्राप्त होना,
शुक्र को धनदायक ग्रह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना, पंचम के कारक का नीच होना और नीच भंग होना, ये 60 से 50% तक मंगल को भी धन देने वाले ग्रह के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट अगर मजबूत होता जैसे कि है, या जन्म कुंडली में इसका योग कारक ग्रह या इस जन्म कुंडली के उस भाव के कारक ग्रह मजबूत होते तो सामान्यतः ये 60, 70, 80% तक मजबूत हो जाता। हालांकि फिर भी यहाँ पे मंगल पे ही पूरा दारोमदार होगा। राहु से प्रभावित होने के कारण कई बार बुद्धि विद्या, बुद्धि विवेक में कई बार जल्दबाजी या बहुत जल्दी घबरा जाना, इस तरीके की परेशानी भी देते हैं, लेकिन एक तरफ उसको वो साहसी भी बनाते हैं। छठवें भाव के स्वामी का सप्तम भाव में जाना, ये ऋण से संबंध रहता है और व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति भी होती है और विषम परिस्थितियों का निर्माण भी जातक के जीवन में होता है। इसे भी कई बार ऋण योग ही कहते हैं। सप्तम भाव के अधिपति का सप्तम भाव में बैठना, व्यापार से व्यक्ति धन जोड़ता है। अष्टम स्थान के अधिपति का सप्तम में आना, कई बार व्यक्ति की चिंता ऐसे जगह से या ऐसे क्षेत्र से आ जाती है जिसके लिए वो कभी भी अपने आप को तैयार नहीं किया है या तैयार करके उसने अपने आप को नहीं रखा था। नवम स्थान के अधिपति का सप्तम में आकर के भाग्य को देखना, भाग्य से धन आता है। दशम स्थान के अधिपति का पंचम में बैठना, ये सबसे महान राजयोग बनेगा, केंद्र त्रिकोण का रुचक योग बनेगा, मालव्य योग बनेगा। एकादशवें स्थान के अधिपति का चतुर्थ स्थान में बैठना मालव्य योग और महालाभकारी महाधनी योग बनेगा। 12वें भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, ये कई बार ये अच्छा योग नहीं माना जाता, जिसके कारण जातक के जीवन में परेशानियां आती हैं। भाग्य भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। नवांश कुंडली में वो स्वग्रही हैं, राहु के साथ हैं और मंगल से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं और इसमें राहु का प्रभाव है। तो शनि मंगल का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव भाग्य भाव के अधिपति को पड़ रहा है। इस वजह से वो न्यूट्रलाइज कई बार हो जाते हैं और जातक को देने के क्रम में कई बार उन्हें संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। आने वाली है गुरु की दशा, अपने आप को शुद्ध रखें, शांत रखें, व्यवस्थित रखें और सकारात्मक भावों का संचार करते रहें, जिसके बल पे ये गुरुदेव आपको अच्छा परिणाम देंगे। क्योंकि यहाँ पे उनकी कुंडली में शनि राहु केतु का प्रभाव यहाँ भी गुरु के ऊपर था, संघर्ष बढ़ रहा है। यहाँ पे वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के यहाँ पे छठवें भाव के स्वामी हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि, शनि की 3री दृष्टि और राहु के संग बैठ गए। इस वजह से वहाँ पे भी उनका संघर्ष कम नहीं हुआ है। जबकि दशमांसा चक्र के लिए वो ग्रह जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि का बैठा है, मंगल और शनि से यहाँ भी दृष्ट है। मतलब हमें उस दशा काल में भी अपने नेगेटिव थॉट को दूर करना होगा और उसके लिए राम रक्षा स्तोत्र, आदित्याय नमः का जप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ऋण मोचक गणेश स्तोत्र का पाठ आदि करना ही होगा। इसके साथ साथ जितनी जल्दी हो सके गुरु दीक्षा से युक्त होकर के गुरु मंत्र का जप करें और पलास के वृक्ष के नीचे बैठ करके या पलास के पत्ते पे बैठ करके या पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके या समी के वृक्ष के नीचे बैठ करके गुरु मंत्र का जप करें। इससे आर्थिक स्वतंत्रता में लाभ मिलता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब ज़रा ध्यान से देखें तो इस कुंडली का जो योग कारक ग्रह हो रहा है वो जन्म कुंडली में 29 अंश के राहु है। हालांकि उनको माना नहीं गया है, पर दूसरे नंबर पे जो ग्रह आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ विराजमान होगा वो है आपकी कुंडली के सूर्य। इसका अर्थ होता है कि इस कुंडली के लिए आत्मकारक ग्रह के रूप में धनेश ही हैं और धन भाव का स्वामी ही आत्मकारक ग्रह होता है। द्वितीय होकर के शनि जैसे ग्रह से दृष्ट होने के कारण वहाँ पे वो सूर्य कई बार साहचर्य के नियम के आधार पर मारक भूमिका में भी आएंगे, यानी कि व्यक्ति के जीवन में जहाँ सबसे ज़्यादा उसको परेशान होते हुए देखा जाएगा वो उसके धन के कारण परेशान होते देखा जाएगा। मतलब उसका धन या धन से संबंधित चिंताएं उसको मारने का काम करेंगी। कर्क लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह के रूप में, प्रधान मारक ग्रह के रूप में शनि बनेंगे, क्योंकि राहु और केतु के संपर्क में हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रधान मारक ग्रह शनि। उसके बाद इस कुंडली के लिए सामान्यतया द्वितीय भाव के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं, मारक तो नहीं होंगे पर शनि से दृष्ट हैं। इस वजह से द्वितीय नंबर पे सूर्यदेव और तीसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति बनेंगे। हालांकि अगर कैटेगरी के हिसाब से बात करते हैं तो पहले नंबर पे शनि, दूसरे नंबर पे राहु केतु, तीसरे नंबर पे गुरु और चौथे नंबर पे सूर्यदेव इस कुंडली के दशाओं को मारने की भूमिका में लेके जाएंगे। शुभ ग्रह के भूमिका में इस कुंडली में मंगल, शुक्र और काफ़ी हद तक बुध और ये तीनों ग्रह अच्छे बन रहे हैं। चंद्रमा भी इस कुंडली के लिए सहायक रूप से जातक को
शांति देने वाले और साहस देने वाले ग्रह के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। नक्षत्र बल के आधार पर मूल नक्षत्र में दान करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर और भी ग्रह की बात करें तो अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, पुष्य और उसके साथ साथ रोहिणी, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। इतनी सारी चीज़ें। और अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए 5 अंक और 2 अंक बहुत अच्छा रहेगा। मित्रता वृश्चिक और मीन वालों से करें, कोई भी काम इन लोगों से किया जा सकता है, जबकि शत्रुता कन्या, मकर और वृष वालों से बिल्कुल भी ना करें। इस कुंडली के लिए इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। अष्टक वर्ग के आधार पर अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी कुंडली में व्यक्तित्व बिल्कुल बैलेंस है। वो जल्दी ही घबराता है और जल्दी ही शांत भी हो जाता है। एक एक पल जैसे लगे कि पहाड़ बीत रहा है, क्योंकि राहु लग्न में है। ये नेस्तनाबूद करने की स्थिति में ले जाकर के चले जाते हैं। हमारे पास पैतृक संपत्ति है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर चूंकि द्वितीय भाव का स्वामी नीच का हो रहा है, इस वजह से पैतृक संपत्ति कई बार हाथ से निकलती हुई भी नजर आ रही है। उसको बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करना होगा और उसको ठीक करने के लिए आदित्य हृदय और सूर्य को अर्घ आदि से अपने आप को बचा करके रखने की आवश्यकता होगी। पराक्रम और बढ़ाने की आवश्यकता, और जितना ज़्यादा हो सके अपने हायर अथॉरिटी से अपने आप को जोड़ करके रखने की आवश्यकता। संपत्ति आपके पास है, आपने बहुत अच्छी इकट्ठा की है। इसके साथ साथ अगर देख लेते हैं तो आपकी कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, बुद्धि, विद्या, विवेक रहते हुए भी व्यक्ति कई बार उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहा। इसके साथ साथ इस कुंडली में व्यापार और नौकरी के आधार पर, नौकरी तो ठीक है पर व्यापार ज़्यादा अच्छा है। सामान्यतया यहाँ व्यक्ति नौकरी और व्यापार दोनों जगह से ही धन कमाते हुए नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो आयु का पक्ष आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा है। मैं ये बात तो जरूर कर सकता हूँ कि थोड़े बहुत संघर्ष इस दशा काल में हैं, लेकिन ये आपको परेशान तो उतना नहीं करेंगे। संघर्ष के साथ आपको लेके आगे बढ़ जरूर जाएंगे। उसके बाद आपकी कुंडली में धर्म का बल सामान्यतः ठीक है। उसको ठीक करने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, शिव जी के मंदिर को धोएं और अगर हो सके तो उन्हें जल अर्पित आवश्यक रूप से करें, शहद से उनका अभिषेक करें। इसके साथ साथ अगर हो सकता है तो आपकी कुंडली में सामाजिक छवि कई बार जो बनी हुई है वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो धूमिल हो रही है, पर वो बनी की बनी रहेगी। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो आप जीवन में जिस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, ऐसा शुक्रदेव आपको दे रहे हैं। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। कोई भी शुभ कार्य करना हो आप गुरु के साथ मंगल और शुक्र के साथ सूर्य की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। शत्रु, कोर्ट केस कचहरी आदि से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप इस कुंडली के लिए मंगल और सूर्य की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये किसी भी तरीके से शत्रु को सामने से परेशान करने के लिए या उसको स्तंभित करने के लिए इन नक्षत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन के आधार पर आपकी कुंडली में शुक्रवार और मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस कुंडली के लिए सोमवार का दिन भी बहुत बेहतर है। आने वाली दशाओं के क्रम में अगर होरा चक्र के आधार पर बात कर देते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु की दशा सामान्यतया पीछे की जितनी दशाएं हैं उनसे ज़्यादा अच्छी जाएंगी। भवन, भूमि, वाहन आदि के लिए आपकी कुंडली में कई बार परेशानी भी दिख रही है और कई बार वो हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि माता और पिता दोनों ही आपके लिए बड़े ही अच्छे और धर्मात्मा सिद्ध पुरुष दिखाई दे रहे हैं। संतति का सुख आपकी कुंडली में ना के बराबर या कमज़ोर या कमोबेश प्राप्त होता नजर आ रहा है, पर वो हैं ज़रूर, पर उनसे आपको विशेष लाभ नहीं मिलता नजर आ रहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।